5-6 लोग हैं आज भी नए। अनवार भाई आए हुए हैं, असलम फारूकी लाए हैं, उन्हें माशाल्लाह तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं। बस इतना ही तारुफ हुआ है मेरा उनसे। अभी जो है ना, इमरान इलाही साहब तशरीफ़ लाए हैं, भाई ज़ियाउल इस्लाम ने बुलाया है, उनके कज़न हैं। मैं इन दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। एक यूसुफ भाई तो आते रहते हैं, पुराने फ़र्द हैं। और आपका नाम मेरे जहन से निकल, अब्दुल वहीद भाई, हमारे शफीकुल्लाह भाई ने इनको बुलाया है। और जनाब मंसूर भाई हमारे यूनिवर्सिटी के ज़माने के साथी हैं, लेकिन मुलाकात आज हुई है मेरे ख्याल में कोई 35 साल बाद। हाँ ये भी शफीक भाई ने मदऊ किया है इन्हें। और जनाब हाँ जुल्फ़कार हैदर साहब, हैदर नहीं है आपके नाम पे? तो आगे परवाज़ में बोलूँगा भाई, लोगों को बहुत जल्दी है। मुझे तो है ये आदत माइक पे जाने की, लेकिन यहाँ लग रहा है कि हमारे सामीन भी जो है ना, जुल्फ़कार हैदर परवाज़ और मारूफ शायर हैं और इल्म क्या मतलब प्यासे हैं हम सब की तरह। इन्हें बहुत ताख़ीर में पता चला कोई वज़्न मुकालमा भी होती है, तो इन्होंने फ़ौरन मुझसे रजू किया कि भाई मैं आना चाहता हूँ, और आज तशरीफ़ लाए हैं। अब ये पता नहीं ये प्यास इतनी बुझ जाएगी कि आइंदा साल 1.5 साल हम की शक्ल नहीं देखेंगे या प्यास बाकी रहेगी। ठीक है फिरोज भाई। और जनाब अहमद हसन साहब, हाँ इतनी जल्दी नाम याद करना आसान नहीं होता। अहमद हसन भाई जो हैं वो भी शफीक भाई के जरिए आए हैं। अहमद भाई आप किस प्रोफेशन से आपका वो है? पैकिंग से, बैंकिंग से। अच्छा, बैंकर तो यहाँ 2-4 आते हैं। आपका नाम भी मंसूर भाई हैं आप? चश्मा नहीं लगा हुआ, नीचे नहीं किया हुआ, मेरे में आपका नहीं किया। ऐसे भाई तो पुराने फर्द हैं। हाफिज नसीम साहब भी आए हैं जो मारूफ फर्द हैं नीलाम घर के हवाले से भी और क्विज सोसाइटी के हवाले से भी। मीर हसन साहब आजकल जो है इकबाल पे काम कर रहे हैं। हाँ और यूसुफ जिलानी भाई, तबीयत ठीक नहीं थी, आप फिर भी तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया जनाब। सरवर साहब, नहीं आपका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। मेरा नाम मसूद अहमद जामी। हाँ मसूद भाई जामी, हालांकि बहुत पुराने ताल्लुकदार हैं और तशरीफ़ भी लाते रहते हैं, लेकिन नाम जहन से निकल जाता है बाज़ औक़ात। हमारे मुक़र्रिर जो हैं वो किसी भी लम्हे इंशाअल्लाह आ जाएंगे। अभी 5 मिनट हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आज फिर सुबह आप लोगों को जो है वो जगा दिया और उठा दिया और फिर बुला लिया, और आप सब लोग माशाल्लाह यहाँ पे तशरीफ़ फरमा भी हैं। हम ठीक 11 बजे अपने प्रोग्राम का आज की नशिस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले दावत दूंगा आज के मेहमान मुकर्रर, जिनका तारुफ़ तो जो है वो इफ्तिखार मुल्तानी भाई कराएंगे। ख्वाजा रज़ीज़ साहब तशरीफ़ लाइए। अनवर भाई को फ़ोन करना। तारिक जमील साहब भी मुंतज़िम आला जो मुकालमा तशरीफ़ फरमाओ। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए दावत दे रहा हूँ ज़ियाउल इस्लाम साहब को कि वो आएँ और तलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगाज़ से पहले सबसे एक छोटी सी बात और एक छोटी सी गुजारिश, आप सबके हाथ में मेरे ख्याल में ये एक आला ज़रूर होगा, या जेब में रखा होगा या बैग में रखा होगा। बराए मानवी इसको निकालें, इसको साइलेंट मोड पे कर दें, खामोश हालत में कर दें। बस मुकालमा आज दूसरा साल है और ये बाकायदगी से हर महीने के तीसरे इतवार को बिल्कुल ठीक वक्त पे मुनक़िद होती है। ठीक वक्त पे प्रोग्राम शुरू होता है और ठीक वक्त पर ये प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसकी तवालत जो है वो इलास्टिक की तरह खिंचती चली है, ऐसा नहीं है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा रज़ी साहब को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे, और गालबन आज ख्वाजा साहब का दूसरा प्रोग्राम है और एक जो मैंने कहा कि गुजारिश आपसे करनी है, छोटी सी बात, वो ये कि हम सब इल्मी अदबी हलकों से वाबस्ता हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर। कुछ लोग कई हलकों के साथ वाबस्ता हैं, हम किताब के साथ और ख़ास तौर पे उर्दू ज़बान के साथ हम जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि अपने अपने हलकों में एक छोटी सी कोशिश करें उर्दू ज़बान को बचाने के लिए। अगर हम यहाँ से इसकी शुरुआत करें कि जो इस वक्त इश्तिहारी ज़बान है वो ना उर्दू है ना अंग्रेज़ी है, एक अजीब व गरीब किस्म का गलाटा है। अगर हम ऐसी कोशिश करें अपने अपने प्लेटफॉर्म पर कि वो बेशक कोई इश्तिहार अंग्रेज़ी ज़बान में हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उर्दू ज़बान में हो बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो गुलाबी उर्दू या जो गुलाबी इंग्लिश कहा जाता है, हम इसके बारे में कोई ना कोई अपने हलकों में और फिर हुकूमती ऐवानों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करें अपने अपने तौर पर जिस हद तक हो सकती है। बहुत शुक्रिया। मैं अपना ये माइक जो है वो इस वक्त इफ्तिखार भाई के हवाले करता हूँ ताकि वो प्रोग्राम का अगला मरहला। जी, अब ये तारुफ कराना मौजूद मेहमान का मतलब मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि मुकर्रर आपके सामने मौजूद है, वो जब बात करेंगे तो उनका मुकम्मल और बहुत अच्छा तारुफ हो जाएगा। अब ये तो अजीब सी बात है कि दो के दरमियान में हाइल हूँ और बीच में अपनी तारुफ करा रहा हूँ। मुझको उसकी तुक समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि अगर यूसुफी साहब जिंदा होते तो कहते कि ऐसे आदमी के लिए पश्तो में बहुत बुरा लफ्ज़ है। जी बिल्कुल। बात यह कि जब बात करता है ना इंसान, उसका बिल्कुल मुकम्मल और बहुत अच्छा तारुफ हो जाता है। अब मैं अर्ज़ कह देता हूँ कि जनाब हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, सहाफ़ी हैं, तारीख़ दान हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, मुतरज्जिम हैं, शायर हैं। अब ज़ाहिर सा बात है इन सब जहतों का मुकम्मल तारुफ जब बात करते हैं जब ही होता है। ऐसे आप नहीं कह सकते कि जनाब ये मुहक़्क़िक़ बहुत अच्छे हैं या मुतरज्जिम बहुत अच्छे हैं। हमारी ज़िंदगी का आगाज़ जनाब ने सहाफ़त से किया था, मगर 1980 में गालिबन डॉक्टर शरीफुल मुजाहिद की तहरीक पर आपने कायद-ए-आज़म अकेडमी ज्वाइन की और फिर 27 साल पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म पर रिसर्च का काम किया। 27 साल कम नहीं होते। और फिर 2007 में वफाकी हुकूमत ने जनाब को कायद-ए-आज़म अकेडमी का डायरेक्टर बना दिया, उसके फिर सरबराह रहे। उसमें उन्होंने बहुत काम किया, बहुत किताबें लिखी हैं, शेरी मजमूए भी हैं, तारीख़ पर भी है, राजा साहब महमूदाबादियान शख्सियात पर भी किताब है, चौधरी रहमतुल्लाह तारीख़ के आईने में आपकी किताब है, और यानी शख्सियात के हवाले से बात कर रहा हूँ, मौत चीदा चीदा, और रत्ती जना पर जो आपकी किताब है वो बड़ी मुख्तलिफ है। मतलब वो पढ़नी चाहिए हमको। हम लोग एक आध इक्का दुक्का कोई किताबें पढ़ के अपने गुमान के मुताबिक उसको तारीख़ी शऊर समझने लगते हैं, मगर तारीख़ी शऊर जो है वो, या किसी भी चीज़ का शऊर जो है बड़ी मुश्किल से आता है। और रेख्ता ने कहीं लिखा था कि डॉक्टर साहब का तारीख़ी और उर्दू अदब का शऊर और इतना गहरा और रासिख है कि इनकी गुफ्तगू और तहरीर के कैरेक्टर है वो। ज़बान भी माशाअल्लाह ज़बरदस्त, और जो तारीख़ उसमें है वो तो अपनी जगह है ही है। इसके अलावा कायद-ए-आज़म पर बनने वाली फ़िल्म का स्क्रिप्ट भी जनाब ने लिखा था। टीवी पे दर्जनों स्क्रिप्ट इनके लिखे गए और पढ़े गए, और बहुत इसमें काम है। अब बात करेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा, इसीलिए मौजू भी हमने ऐसा लिया था। लेकिन 2 साल पहले जब तशरीफ़ लाए थे, जब भी मुल्क की फ़ज़ा कुछ ऐसी थी और अब भी ऐसी है कि डॉक्टर साहब के शेर मुझे याद आता है कि आज़रदगान हिजर की वहशत अजीब है। हम पाकिस्तानी है ना। आज़रदगान हिजर की वहशत अजीब है,
निकले न घर से और ना आबाद घर किया। तो ये जो कैफियत है, इसकी वजह भी यही है कि हमारा जो तारीख़ है उसके बारे में हमारा इल्म बहुत कम है और गुमान बहुत ज़्यादा है। गालिबन मोहसिन भोपाली का कहता था कि तारीख़ वो नहीं जो लफ्ज़ों में कैद है, तारीख़ लिखी होती है बैनुस्सुतूर में, और बैनुस्सुतूर जब समझ में आती है जब हमारा मुताला बहुत वसी और उमीद हो। तो बहरहाल अब डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे, इससे हमारे फ़हम और समझ में बहुत इजाफा होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तारिक जमील साहब और इफ्तिखार भाई मेरे दैरीना करम फरमा है, और अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त जो साउथ कैरोलिना की एक यूनिवर्सिटी, ऑरेंजबर्ग यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस के डीन हैं, मोहम्मद यूसुफ सईद साहब, वो चूँकि इफ्तिखार भाई के बचपन के दोस्तों में से हैं और मेरे वो साथी रहे हैं और बहुत मेरा ताल्लुक़ रहा उनसे, तो वो कराची आए हुए थे, तो हमारी एक मुलाकात रही तारिक जमील साहब के घर पे। वहाँ ये बात तय निकली कि क्या कोई मकालमे में ऐसा गुफ्तगू की जाए जो आपको हम बुलाएं। तो बहुत सारे उन्वानात पर गौर किया, तो उसमें मेरे जहन में जो एक चीज़ बहुत अरसे से थी मौजूद, और मैं उस पर पढ़ता भी रहा और देखता भी रहा, चीज़ों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता भी रहा। सो मैंने इफ्तिखार भाई से कहा कि आप इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो आदमी जो हैं, ये तकरीबन हिंदुस्तान की सियासी कौमी तारीख़ में 1906 से वारिद हुए, और 1930 पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का विसाल हो गया। तो तकरीबन 30 साल ये, तकरीबन 24 साल ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे, और सियासी मंजर पर इनकी मौजूदगी जो थी वो उसको मुसलमान बड़ी अहमियत देते थे। सो क्यों ना इन दोनों शख्सियात की जो एक खिदमत हैं, और इन दोनों शख्सियात के एक दूसरे से इख्तिलाफात भी रहे हैं और एक दूसरे की इन्होंने तायीद और हिमायत भी की है बहुत खुलकर, उसको क्यों ना वाज़े किया जाए। मैं इस तमाम सूरत हाल से जब गुजरा तो मुझे यह अंदाज़ा हुआ, एक मरहला वो आया कि उस वक्त तहरीक पाकिस्तान तो नहीं थी, उस वक्त मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, उसको मुनज़्ज़म करने का मसला था। सो उस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करने का मरहला था। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे बकौल इफ्तिखार भाई के मैंने ये बात कही थी कि ये पाकिस्तान की बानी जमात है, और यही हम इसे पाकिस्तान की माँ भी कह सकते हैं सियासी तौर पर। ये बात सलीम अहमद ने भी एक जगह लिखी थी, और उन्होंने भी ये कहा था कि सब ये बानी जमात थी, लेकिन 1970 के उसमें इस जमात ने वो किरदार अदा नहीं किया जो इसे बानी जमात के तौर पर और पाकिस्तान को बचाने के लिए जो खिदमत अंजाम देना थी वो देती। और उस मरहले पर जो जमात सबसे ज़्यादा एक्टिव थी और वो थी जमात इस्लामी, जिसने ये काम किया सारा का सारा। सो मुस्लिम लीग को की रीऑर्गेनाइजेशन और उसकी तंजीम नौ में यकीनी तौर पर इन दोनों शख्सियात का बाहमी जो रब्त व ताल्लुक़ था उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 1857 की जंग आज़ादी, जिसे मैं अमूमन जिद्दोजहद आज़ादी के नाम से रखता हूँ, क्योंकि जंग तो अलग चीज़ है। हमारे मुसलमानों ने तो उस ज़माने में जिहाद किया था और एक बाकायदा फतवा आया था जिसकी रोशनी में सबने जिहाद में हिस्सा लिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो 1857 से लेकर 1900 तक, और फिर
इस दौरान, ये निस्फ सदी तकरीबन है, इस दौरान हम देखते हैं कि 1876 में 25 दिसंबर 1876 को मोहम्मद अली जिन्ना पैदा होते हैं। फिर 10 दिसंबर 1978 को मोहम्मद अली जौहर पैदा होते हैं। दोनों के जो लायका है नाम के साथ, जिन्ना और जौहर, वो दोनों जीम से शुरू होते हैं। एक मैं ऐसे ही एक मासलत के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो और तकरीबन 2 साल का उम्र में फ़र्क है इनकी। इसी दौरान 1977 में, जनवरी 1877 में आप देखें कि अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मोहम्मदन एजुकेशन कॉलेज कायम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, अल्लामा इकबाल पैदा होते हैं नवंबर 1977 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले अमली जद्दोजहद, फिर उसके बाद एक नज़रिए का अल्लामा इकबाल के ज़रिए से नफूज, फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उसमें एक जद्दोजहद की अलामत हमारी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तकरीबन 3-4 साल के अरसे में यकजा हो गई हैं। ये कुदरत का एक ऐसा बहुत फैसला था कि इन तमाम चीज़ों को यकजा कर दिया गया, और फिर इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी को फ़रोग़ दिया, उसके लिए काम किया, और बहरहाल बहुत बड़ा काम किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर चूँकि अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज के पढ़े हुए थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसे बाद में कर दिया गया, तो उन्होंने अपने, सर सैयद अहमद खान जो थे वो और उनके रुफ़ाक़ा जो थे, जब कांग्रेस कायम हुई तो उसके ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस जो है किसी मरहले पर हिंदू जमात का रूप इख्तियार कर लेगी। सो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वक़ार उल मुल्क के साथ मिलकर उसके क़याम में हिस्सा लिया, और तो इस तरह से वो सर सैयद का जो मौक़िफ़ था कांग्रेस के ख़िलाफ़, उस पर कायम रहे। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, उन्होंने भी 1906 में सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया, और उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कांग्रेस से किया। लेकिन यह अजीब इत्तेफाक है कि वो आदमी जिसने कांग्रेस से अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, वो बिल आखिर मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा रहनुमा हुआ, और उसने हिंदुस्तान को में एक अलहदा मुस्लिम वतन के क़याम की बुनियाद डाल दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे, वो इब्तिदा से ही कायद-ए-आज़म को पसंद करते थे। इनकी पहली मुलाकात इन दोनों रहनुमाओं की जो है 1807 में, मैं माफ़ कीजिएगा 1800 और 1900 में थोड़ा सा वो कर दूंगा, लेकिन ये कि तो 1907 में एक अंजुमन ज़ियाउल इस्लाम होती थी बम्बई में, जो मुसलमानों की उस वक्त एक समाजी, सियासी, मजहबी तंजीम कहलाती थी, और उसका बदरुद्दीन तैयब जी जो थे उनकी निगरानी में ये थी, और तमाम मुसलमान जो थे उसके तकरीबात में हिस्सा लिया करते थे। उसका एक जलसा हुआ ईद मिलादुन नबी का। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने सीरत पे तकरीर की थी बहुत तवील। इस जलसे की एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट मैंने देखी, बम्बई क्रॉनिकल जो सब उस वक्त का बहुत अहम तरीन अखबार था, उसमें छपी हुई थी। तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो उसमें शिरकत करने वाले लोग थे, उसमें लिखा हुआ था ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना। तो गोया 1907 में मोहम्मद अली जिन्ना उन लोगों से जाके जुड़ गए थे जो मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनके हुकूक की बहाली के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। तो ये पहला मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली जौहर का जो एक पहला मुलाकात थी, वो ये 1907 में हुई थी। उसके बाद फिर होता रहा। 1913 में कानपुर में मछली बाजार की मस्जिद के इन्हदाम का वाक़या पेश आया, जिसके लिए अमूमन मुअर्रिखीन ने, जिसमें मेरे उस्ताद शरीफुल मुजाहिद साहब भी शामिल हैं, उन्होंने ये लिखा है कि ये वाक़या जो था दरअसल हिंदुस्तान में वो जो एक मुसलमानों की सियासी बेदारी का संगे मील था ये वाक़या, क्योंकि इस वाक़े ने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी थी।
और हर तरफ से लोग जो थे एहतजाज कर रहे थे, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो इस एहतजाज के मरकज़ी और बुनियादी किरदार थे। सो 1913 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और सैयद वज़ीर हसन जो उस वक्त मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी थे, ये दोनों मिलकर लंदन गए ताकि ये जो मछली बाज़ार की मस्जिद के निज़ाम के नतीजे में जो फायरिंग अंग्रेज़ों ने की थी और जिसमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए थे और तकरीबन 17 के करीब अफराद हलाक हो गए थे, तो उस पर एहतजाज के लिए और ये सूरत हाल बरतानवी हुक्मरानों पर वाज़े करने के लिए दोनों अफराद लंदन गए और वहाँ इन्होंने उनसे जहाँ मुज़ाकरात किए, वहाँ इनकी उसी ज़माने में जिन्ना भी लंदन में गए हुए थे एक कांग्रेस के एक प्लेटफॉर्म से कोई एक करारदाद पर गुफ्तगू करने के लिए। सो वहाँ इनकी मुलाकात हुई मौलाना मोहम्मद अली जौहर की और मोहम्मद अली जिन्ना की, और इन दोनों ने कायद आज़म को इस बात पर आमादा किया कि वो मुस्लिम लीग में भी शरीक हो जाएं। कायद आज़म ने ये शर्त रखी थी कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा और मैं मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आऊँगा। सो 10 अक्टूबर 1913 को कायद आज़म ने मुस्लिम लीग की रुकनियत कबूल की और तायद करने वालों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और सैयद वज़ीर हसन शामिल थे। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो हिंदुस्तान वापस आ गए, ये लोग भी हिंदुस्तान वापस आ गए। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ से मुस्लिम लीग के जलसों में शिरकत शुरू कर दी और अपने मशवरे देने लगे, क्योंकि आइनी तौर पर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आदमी थे, आइन को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन इसी दौरान जब मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो ये एक्टिव हो गए थे, सो मौलाना मोहम्मद अली जो उधर 1914 में जंग अजीम अव्वल शुरू हो गई, जिसके नतीजे में बरतानिया ने जर्मनी पर हमला किया और उस वक्त बरतानिया को ये ज़रूरत थी कि हम उसकी हिमायत का ऐलान किया जाए। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने यह तय किया कि हम बरतानिया की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया जो थी उसने जर्मनी की हिमायत का ऐलान कर दिया था और खिलाफत उस्मानिया जो थी वो यकीनी तौर पर वो थी। सो उन्होंने जब खिलाफत उस्मानिया ने जर्मनी की हिमायत का ऐलान कर दिया तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को पर जुल्म सितम शुरू कर दिए और उन ममालिक को जो खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर असर थे उनको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर दिया। और उस ज़माने के अगर आप फहरिस्त उठा के देखें तो समरना, समरकंद, ये तमाम इलाके जो थे वो अंग्रेज़ों ने हत्ता के शाम जो था वो फ्रांस के पास चला गया था और इस तरह से सारे हिस्से बखरे हो गए थे सब चीज़ों के। सो मोहम्मद अली जौहर को इस बात का बड़ा मलाल था। उन्होंने एक अखबार 1911 में निकाला था, दिल्ली से, कॉमरेड उसका नाम था, अंग्रेजी का अखबार। उसमें उन्होंने एक मजमून लिखा, द चॉइस ऑफ टर्क्स, यानी ये मजमून जो था उसमें उन्होंने बहुत सख्ती के साथ बात की थी और ये लिखा था कि जो तुर्कों का फैसला है इस जंग अजीम में वो नहायत दुरुस्त और वाज़ेह है और अंग्रेज़ जो हैं वो हर तरफ जुल्म उनका रवा रखा हुआ है उन्होंने, तो ऐसी सूरत में अंग्रेज़ों का हम साथ नहीं दे सकते। नतीजा ये हो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को दिसंबर 1914 में न सिर्फ नज़रबंद कर दिया गया बल्कि उनका अखबार भी बंद कर दिया गया। सो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो कैद में थे और ये दिसंबर 1919 में उस कैद से रिहा हुए। तकरीबन 5 साल उन्होंने उस दौरान कैद काटी। इस दौरान जिन्ना जो थे वो मंजर पे मौजूद थे और वो तमाम मामलात में हिस्सा ले रहे थे। तो हम देखते हैं कि 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस का जो मुश्तरका इजलास हुआ लखनऊ में, उसकी सदारत जो थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सदारत की थी तो इस इजलास में एक माहिदा जो था वो तय पाया था जिसे मीसाक़ लखनऊ के नाम से तारीख़ में याद किया जाता है। इस माहिदे में मुसलमानों के लिए कुछ मिरात और कुछ उनके हुकूक की बहाली के हवाले से कुछ शिक़ें रखी गई थी।
सो ये एक मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत बड़ी कामयाबी थी उस जमाने में। मोहनदास करमचंद गांधी को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, उन्हें बहुत नागवार गुजरी। हालांकि जब 1914 में मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान वापस आए थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बम्बई में उनके इस्तकबाल के लिए एक जलसा मुनक़िद किया था। सरोजिनी नायडू थी उसमें और बहुत सारे लोग थे। उस जलसे की सदारत मोहम्मद अली जिन्ना से करवाई गई थी। वो गांधी शातिर आदमी था, तो उसने ये सोच लिया था कि ये आदमी जो आज मेरी जलसे की सदारत कर रहा है, यही हिंदुस्तान में आगे चलकर मरकजी क़यादत का किरदार रूप इख्तियार कर लेगा। सो उसने जिन्ना के खिलाफ हरकतें शुरू कर दी, उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, उनको मंजर से हटाने की बहुत सारी बातें की। इसी दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब 1919 में वापस आए तो उन्होंने तहरीक खिलाफत के क़याम का ऐलान किया कि हम तुर्कों की हिमायत करेंगे और सल्तनत उस्मानिया को बचाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। सो ये तहरीक खिलाफत अभी शुरू ही हुई थी कि गांधी ने तहरीक तर्क मवालात, एक थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसका आगाज़ कर दिया। और ये दोनों तहरीक खिलाफत और तहरीक तर्क मवालात दोनों बाहम इनमें इश्तराक अमल हुआ और इन्होंने हिंदुस्तान में बहुत सारा जिसे आप कह सकते हैं तशद्दुद की सियासत का आगाज़ कर दिया। इन्होंने गैर आइनी हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। ये तमाम चीज़ें जो थी मोहम्मद अली जिन्ना के मिजाज के ख़िलाफ़ थी। तो यही देखिए आप 1919 में एक ख़त लिखा है जिन्ना गांधी ने जिन्ना को, जिसमें कहा है कि ये जो नई ज़िंदगी शुरू हुई है हिंदुस्तान में तहरीक तर्क मवालात और खिलाफत के हवाले से, इस ज़िंदगी में आप शामिल हो जाइए। तो जिन्ना ने बहुत वाज़ेह तौर पर जवाब दिया है उसका। उन्होंने कहा मैं इस नई ज़िंदगी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है गैर आइनी ज़िंदगी है और आप इस तरह से हिंदुस्तान में एक इंतशार और इफ्तिराक की सियासत को हवा दे रहे हैं। और ये मुमकिन ही नहीं है किसी मुल्क की तरक्की के आप तमाम तालिब इल्मों को, लड़कों को, मजदूरों को, सबको उनके काम से हटाकर, उनकी तालीम से हटाकर सड़कों पर ले आए हैं। तो ऐसी सूरत में मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? तो मैं इस सियासत से अलग रहना चाहता हूँ और मैं इसको क़तन कबूल नहीं करूँगा। तो फिर इसी सिलसिले में एक 1920 में का नागपुर में एक जलसा हुआ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें ये तय पाया कि करारदाद तर्क मवालात की करारदाद मंजूर की जाए। मोहम्मद अली जिन्ना भी इस इजलास में मौजूद थे, उन्होंने तकरीर भी की। तो ये तकरीर जो थी मोहम्मद अली जिन्ना की, वो बड़ा वो ही कि उन्होंने इस तकरीर में गांधी को बजाय महात्मा के उन्होंने उस मिस्टर गांधी कहा, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जो गांधी के साथ मिल गए थे उनको मिस्टर मोहम्मद अली कहा, जिसके नतीजे में मजमे ने, अवाम ने बहुत शोर मचाया, बड़ा हंगामा किया, जिन्ना को तकरीर करने से रोकने की कोशिश की गई। और ये भी उसमें एक तारीख के सफ़ात पर एक बात मौजूद है कि मौलाना शौकत अली ने, जो बहुत मुतशद्दिद आदमी थे, उन्होंने बाकायदा डंडा लेकर और स्टेज की तरफ बढ़े जिन्ना को मारने के लिए। तो लोगों ने उन्हें रोका कि नहीं, ऐसा ना करें। सो ये सूरत हाल यहाँ तक हो गई। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है वो बहुत ही शदीद जज्बाती आदमी थे, बहुत तकरीरें भी करते थे, लिखते भी थे, जो कुछ वो भी बहुत शिद्दत के साथ लिखा करते थे। सो नतीजा ये 1921 में उन्होंने कराची में एक जलसे से खिताब किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान के अवाम से कहा कि आप इस हुकूमत से बगावत कीजिए, इससे अलहदगी इख्तियार कीजिए। उन्हें पुलिस वालों से कहा कि आप काम करना छोड़ दें, फौजियों से, जो हिंदुस्तानी फौजी शामिल थे, उनसे कहा कि आप फ़ौज से अलहदगी इख्तियार कर लीजिए। तो जिसके नतीजे में उन पर एक सेडिशन का मुकदमा कायम हो गया, बगावत का, मोहम्मद अली। और ये दोनों भाई जो थे, ये और इनके साथ बहुत सारे और 3-4 लोग थे, वो सब गिरफ्तार कर लिए गए और इन पर कराची के खालिद हाल में 1921 में एक मुकदमा चला और इन्हें 2 साल की बगावत के इल्ज़ाम में सज़ा दे दी गई। मुझे एक बड़ा मशहूर शेर है ना
कह रहे हैं कराची के ये कैदी हम तो जाते हैं 2-2 बरस को, ये उनका शेर पूरे हिंदुस्तान में गूंज गया था। सो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इस तरह के बहुत ही आतिश नफस किस्म के मुखर्रिर थे, सियासतदान थे। सो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब 2 साल तक कैद रहे, मेरे ख्याल से बहुत तफसील में मैं चला गया हूँ। 1923 में उनकी रिहाई हुई और उसके बाद 24 से मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भी तर्क कर दिया, गांधी की क़यादत को भी उन्होंने ठुकरा दिया और हिंदू इज्म से को किसी सूरत प्रमोट हिंदुस्तान में नहीं होने देना है और मुसलमानों के हुकूक जो हैं उनकी बहाली के लिए काम करना है। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ज़िंदगी का मतमे नज़र रहा। यही वजह है कि 1927 में जब जिन्ना ने दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ जो मुसलमानों के आइनी हुकूक की बहाली के लिए थी वो पेश की, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वो बहुत उनकी बहुत शिद्दत के साथ हिमायत की और कहा कि मुझे इस वक्त यह आदमी एक ऐसा आदमी नज़र आता है जिन्ना जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के आइनी मसाइल को हल करेगा और इन्हें किसी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर देगा। ये उन्होंने, उनकी तकरीर मौजूद है, उन्होंने ये बात कही। फिर तारीख आगे बढ़ती रही और 1929 में कायद आज़म की अहलिया जो थी रती जिन्ना, उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त तक कायद आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना में कोई ख़ास रब्त नहीं था। तो उन्होंने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने एक इदारिये में लिखा है हमदर्द के, उसमें उन्होंने लिखा कि उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, मैं अभी तक ताज़ियत के लिए नहीं जा सका था। सो मैं उनके पास ताज़ियत के लिए गया और हम दोनों ने बैठकर हिंदुस्तान के मसाइल पर और मुसलमानों के मामलात पर बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू की और आखिर में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उनके और मेरे ख़यालात और नज़रियात जो हैं वो बाहम मरबूत हैं और यकसा हैं। सो ऐसी सूरत में अब आइंदा ज़िंदगी में मैं जिन्ना के साथ जिद्दोजहद में पूरी तरह से शरीक रहूँगा। यही वजह है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो 19 नवंबर को 1930 को लंदन में मोहम्मद अली जौहर ने जो तकरीर की है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुमने हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी तो मुझे मेरी कब्र के लिए इंग्लैंड में जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी गुलाम मुल्क में अपने आप को नहीं दफन होने दूंगा। सो ये उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी। उसी तकरीर में उन्होंने ये बात भी कही कि हिंदुस्तान के अवाम को इख्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए और जब हिंदुस्तान की फौज में हिंदुस्तानी शामिल हो सकते हैं, जब हिंदुस्तानी फौज का सरबरा जो है वो हिंदुस्तानी हो सकता है, तो क्या हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं हो सकता? ये 1930 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये बात कही थी। फिर उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर चूँकि शुगर के पेशेंट थे, बहुत शदीद किस्म की शुगर थी उन्हें, जिसकी वजह से उनका बदन जो था वो सूज गया था और उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक उन पर बहुत शदीद अटैक हुआ, जिसके नतीजे में उन्हें हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। जब वो हॉस्पिटलाइज हो गए तो लागियाँ थे, फिर एक उन्होंने हॉस्पिटल से भी एक बयान लिखा था जो उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर के लिए पेश करना था, लेकिन वो नहीं पेश कर सके। तो इस दौरान पंजाब से एक डेलीगेट थी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आई थी, उनका नाम था बेगम जहां शाहनवाज। ये मियाँ मोहम्मद शफी जो थे पंजाब के एक बहुत बड़े रहनुमा, उनकी साहबजादी थी। ये चूँकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर से बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखती थी, तो उन्होंने उस मरहले पर ये तय किया कि मुझे हॉस्पिटल जाके उनकी इयादत करनी चाहिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। जब उनके पास पहुंची, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के पास हॉस्पिटल में, तो उनकी जो सूरत हाल थी वो देखकर ये रोने लगी बहुत। सो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उनसे कहा कि रोने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहें। एक मोहम्मद अली जा रहा है तो दूसरा मोहम्मद अली मंजर पर आ रहा है।
सो ये उन्होंने मौलाना जौहर ने उस वक्त कही, और 4 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया था मौलाना मोहम्मद अली। सो ये दोनों का बाहम रब्त ताल्लुक़ था। यही वजह है कि ये ताल्लुक़ जो था इसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो नहीं रहे, लेकिन उनके भाई मौलाना शौकत अली एक्टिव पॉलिटिशियन थे, वो मौजूद थे, तो वो जिन्ना का हमेशा बराबर साथ देते रहे। और 1938 तक उन्होंने जिन्ना का मुस्लिम लीग की रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत साथ दिया। इस दौरान एक मरहला ये आया 1936 में पार्लियामेंटेरियन बोर्ड जो था मुस्लिम लीग का इंतखाबात होने वाले थे, तो उसका एक इजलास लाहौर में हुआ जिसमें तमाम रहनुमा शरीक हुए थे। तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से 300 रहनुमा आए थे। उसमें जमीयत उलमाए हिंद के भी उलमा मौजूद थे, और इन सब ने मिलकर तय किया था कि हमें किस तरह से अब इंतखाबी मुहिम चलानी होगी और हम किस तरह से वो करेंगे। सो जब ये बात हो गई तो जमीयत उलमाए हिंद के रहनुमाओं ने कायद आज़म से मुलाकात की और उनसे कहा कि हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं, और हम मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएंगे, और इसे रीऑर्गेनाइज करने के सिलसिले में लोगों से गली गली जाके हम राब्ते करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें सरमाया फराहम करना पड़ेगा। और उन्होंने 50,000 रुपये उस वक्त डिमांड किए थे कायद आज़म से। तो कायद आज़म ने बहुत वाज़ेह तौर पे कह दिया कि कह लें 50 सिक्के इस वक्त मुस्लिम लीग के डिब्बे में मौजूद नहीं है। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, 50 सिक्के नहीं मौजूद हैं, तो आपको हम 50,000 रुपये कैसे दे सकते हैं। आप काम कीजिए, उसके बाद हम आपको जो आपके होगा अखराजात वो हम आपको अदा कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जमीयत उलमाए हिंद के उलमा जो थे, जिनमें अगर दिल आज़ारी ना हो तो मैं नाम ले दूं कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, मौलाना अहमद सईद दहलवी थे, मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सियारवी थे, ये तमाम लोग मौजूद थे। और इन्होंने एकदम से फिर मुस्लिम लीग से अपना नाता तोड़ के और कांग्रेस की तरफ चले गए और कांग्रेस के लिए ये सब काम करने लगे। सो 1937 में जिन्ना ने एक इंटरव्यू दिया दिल्ली में, और उस इंटरव्यू में जिन्ना ने ये पूरी वजाहत की कि किस तरह से उलमा ने मुझसे पैसे डिमांड किए थे और कितने पैसे डिमांड किए थे, और मैंने उनसे यही कहा कि आप काम करें और जब आपका वक्त आएगा तो हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन वो इस पे तैयार नहीं हुए, और चूँकि कांग्रेस उन्हें पैसे देने पे आमादा थी, सो उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी ताल्लुक़ कायम कर लिया। तो अब जो है बेशतर लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग कैसे मुसलमानों के लिए काम कर सकती है जब उसके पास उलमा ही नहीं है, गिनती के उलमा हैं। सो ये सूरत हाल जो थी मौलाना शौकत अली ने भी महसूस की और कायद आज़म ने भी महसूस की, वाकई हमारी सफ़ों में उलमा की तादाद होनी चाहिए कुछ। तो आप ये देखिए कि तहरीक खिलाफत चूँकि एक मजहबी मसला था ना, तो जिस वक्त तहरीक खिलाफत का ऐलान हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के यानी 80% उलमा जो थे वो तहरीक खिलाफत के साथ जुड़ गए थे। हर गली में, हर कूचे में आपको तहरीक खिलाफत का आदमी मिलता था, आलिम मिलता था। सो मौलाना शौकत अली ने ये फैसला किया और मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना से बात की कि आप खिलाफत हाउस बम्बई में आइए, और खिलाफत हाउस पे जो खिलाफत का परचम जो है वो चढ़ा हुआ है, इसको मैं उतार दूंगा और आप मुस्लिम लीग का परचम चढ़ा दीजिए इस झंडे पे, इस पर। तो नतीजा ये होगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो खिलाफत तहरीक के उलमा हैं वो सब मुस्लिम लीग के साथ आके जुड़ जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी तादाद उलमा की हमारे साथ आ जाएगी। सो कायद आज़म ने ऐसे ही किया और उन्होंने जाकर वो झंडा चढ़ाया, और उसके बाद मुस्लिम लीग की सफ़ों में बहुत एक कसीर तादाद उलमा की शामिल हो गई, छोटे छोटे शहरों के और बड़े, यानी हत्ता कि मैंने रिकॉर्ड देखा तो शिकारपुर सिंध से भी एक फ़तेह मोहम्मद आलिम थे, वो मौजूद हैं वहाँ पर हैं। इसी तरह से मर्दान से एक साहब थे, अभी देखें नाम याद आया, वो उसमें मौजूद थे। बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों से उलमा मुस्लिम लीग के साथ। तो कायद आज़म ने फिर एक बयान दिया, उन्होंने कहा हमें उलमा की हमारे पास कमी नहीं है, अब हमारे पास उलमा की एक बड़ी तादाद मौजूद है और जिसको हमसे चाहिए वो गुफ्तगू करना हो वो कर ले। फिर बाद में 1944-45 में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साथ आ गए और उन्होंने बहुत आगे बढ़कर हिस्सा लिया तहरीक पाकिस्तान में। तो इस तरह से तहरीक पाकिस्तान जो थी
वो 1940 में चूँकि हो चुकी थी। अब यहाँ एक बात मेरे जहन से निकल गई जो मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मंजूर हुई तो कायद आज़म ने चूँकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो अहलिया थी अमजदी बेगम, वो मुस्लिम लीग में शामिल थी और मुस्लिम लीग की मजलिस आमला की रुकन थी, वर्किंग कमेटी की। सो उन्होंने इस करारदाद की तायीद में जो तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये करारदाद जो है ये पाकिस्तान की करारदाद है 1940 में। तो चूँकि वो इस लफ्ज़ से वाकिफ़ थी, इस नाम से वाकिफ़ थी, चौधरी रहमत अली इस सिलसिले में काम कर चुके थे और 1933 में। सो ये करारदाद को पहली दफ़ा पाकिस्तान की करारदाद कहने का सहरा भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेगम अमजदी बेगम को जाता है। सो इस तरह से ये तहरीक आगे बढ़ती रही और सब होता रहा। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग की क़यादत, मेरे पास नाम तो बहुत सारे हैं, मैं सूबे के हिसाब से बंगाल में कौन लोग थे, पंजाब में कौन लोग थे, सरहद में कौन लोग थे, सिंध में कौन लोग थे, बंगाल में कौन लोग थे, ये सब अलग-अलग मैंने नाम जमा किए हुए हैं उनके उलमा के जिन्होंने तहरीक खिलाफत के थे और वो सब मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। और इन्हीं लोगों के की जद्दोजहद के नतीजे में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो 1945-46 के इलेक्शन में कामयाब हुई बहुत बड़ी तादाद में और ये तय पाया कि पाकिस्तान का क़याम अमल में है। सो मैं अपनी नाक़िस राय के मुताबिक ये तसव्वुर करता हूँ कि अगर तहरीक खिलाफत दरमियान में ना होती तो शायद मुस्लिम लीग को वो एक अवामी हिमायत हासिल ना हो पाती जो उसे तहरीक खिलाफत के ख़त्म होने और मुस्लिम लीग में दम होने से हासिल हुई थी। ये मेरा मौक़िफ़ था। इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और कायद आज़म दोनों बाहम मशरूत हैं। हमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी जिक्र करना चाहिए। मैं 1965-66 तक की बात है, मैं अखबार में भी रहा चुके, तो उस वक्त तक ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का 4 जनवरी को जब एक एडिशन आता था हर साल, उसमें 4 कलर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तस्वीर होती थी, सब कुछ होता था। अब तो 4 जनवरी को खबर भी नहीं होती मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये जो सूरत हाल है वो बड़ी संगीन है। हमने उन रहनुमाओं को जो बुनियादी रहनुमा थे, जो हमारी तहरीक को आगे बढ़ाने में अहम किरदार जिन्होंने अदा किया, उनको हमने नज़रअंदाज कर दिया और हम लाजियात है उसकी शायद ऐसी उन्हीं को नज़रअंदाज करने के नतीजे में आज हम इस सूरत हाल से दो जा रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।